ये कहानी है एक शादीशुदा कपल विलियम यानी कि विल और ओलिविया यानी कि लिव की, जिन्हें देखने में लगता है कि ये बिल्कुल किसी परफेक्ट कपल की तरह है। लेकिन तब क्या होगा जब लिव अपने ही पति को एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करते हुए रंगे हाथों पकड़ लेती है। तो कहानी की शुरुआत में हम हस्बैंड वाइफ विल और लिव को देखते हैं। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि वो एक परफेक्ट खुशहाल कपल है। फिर हम छोटी लिव को देखते हैं। उसका 5वां जन्मदिन था और उसके मम्मी पापा झगड़ रहे होते हैं और वो अक्सर चुप ही रहती है। जैसा कहा जाता है वैसे ही करती है। एक दिन वो अपने पापा को उसकी सेक्रेटरी के साथ इंटीमेट होते हुए देख लेती है। फिर एक दिन वो विल से मिली और उसी से मिलकर उसे ऐसा लगा कि वो विल के साथ रियल हो सकती है। लेकिन कहते हैं ना कि कुछ भी एक जैसा नहीं रहता, कुछ भी महफूज नहीं रहता। अब कहानी जाती है 9 महीने पहले। न्यूयॉर्क में हम उन्हीं दोनों यानी कि विल और लिव को देखते हैं जो अपनी लाइफ स्टार्ट करने के लिए न्यूयॉर्क शिफ्ट होते हैं। एक रात वो दोनों एक पार्टी में जाते हैं जहां वो दोनों बॉनी नाम की एक औरत और उसके मैनेजर हस्बैंड एलियट से मिलते हैं। वो सभी बातें करने लगते हैं और विल चला जाता है अपने बिजनेस के सिलसिले में क्लाइंट्स ढूंढने और लिव बॉनी से बात करती है और लिव उसे अपने बारे में बताती है कि यहाँ आने से पहले वो एक जर्नलिस्ट थी। आने से पहले का मतलब शादी से पहले, लेकिन अब वो अपना सारा समय नॉवेल लिखने में बिता सकती है। बॉनी उसे कहने लगती है कि खुद को चूल्हे से बांध कर मत रखना वरना तुम्हारा पति इधर उधर मुंह मारते फिरेगा। अब अगले दिन लिव अपने नए नॉवल पर काम करना स्टार्ट करती है और उन दोनों की शादीशुदा जिंदगी अच्छी चल रही थी। क्रिसमस का दिन आ जाता है और उस दिन लिव की माँ कैरल उसे कॉल करती है और लिव अपनी माँ से कहती है कि आपको क्रिसमस पर अकेले नहीं रहना चाहिए। पता चलता है कि लिव के पापा और मम्मी अलग हो गए हैं और लिव की मम्मी कैरल कहती है कि तुमने अपने पापा को तो देखा ही होगा ऑस्ट्रेलिया में किसी दूसरी लड़की के साथ मस्ती करते हुए। लेकिन लिव को अपने पापा के बारे में बात करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो अपनी माँ से कहती है कि आप उन्हें इग्नोर क्यों नहीं करती। उसकी माँ कहती है तुम भी तो मुझसे बात ही नहीं करती, तुम्हें कॉल करने का टाइम भी नहीं है, और वो वीडियो कॉल कट कर देती है। उसी रात विल अपने बिजनेस ट्रिप से वापस आता है और वो नहाने के लिए चला जाता है। तभी विल के फोन पर सोल नाम की लड़की का मैसेज आता है। वो लड़की लिखती है कि मैं तुम्हारे बारे में सोच रही थी। ये देखकर लिव दंग रह जाती है कि उसके पति का अफेयर चल रहा है। लिव अपने पति के सामने सोल का मैसेज पढ़ती है और विल कहने लगता है कि मैं तुमसे सब कुछ सच बताने वाला था, और विल उसे समझाने लगता है कि वो बस प्रमोशन के लिए मुझसे फ्लर्ट कर रही थी, ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा तुम सोच रही हो, और वैसे भी तुम मेरा फोन क्यों चेक कर रही थी। वो लिव से कह रहा होता है कि हम दोनों को एक दूसरे पर भरोसा करना चाहिए। लिव उस लड़की का असली नाम पूछती है तो विल बताता है कि उसका नाम एमिली है। इसलिए लिव पूछने लगती है कि अगर वो सिर्फ प्रमोशन के लिए तुमसे पूछ रही थी तो फिर तुमने उसका नाम बदलकर मोबाइल में सेव क्यों किया है, और तुम सोच रहे हो कि मैं तुम्हारे घटिया एक्सप्लेनेशन पर यकीन कर लूंगी। लिव काफी गुस्सा हो जाती है और अपने पति से कहती है तुमने वादा किया था कि तुम मेरे पिता की तरह नहीं बनोगे। विल उसे समझाने की कोशिश करता है कि वो बस एक रात की बात थी, काश मैंने खुद को रोक लिया होता। ये सुनकर लिव और भी ज्यादा टूट जाती है और उसे कहती है तुम घर से निकल जाओ। उनका पूरा क्रिसमस नाइट खराब हो गया। सुबह लिव अपने पड़ोसी ऐश से बात कर रही होती है और उसे अपने पति के बारे में बता देती है कि वो धोखेबाज निकला और उसकी माँ के साथ क्या हुआ था वो भी सब कुछ कहने लगती है। लिव अपने लैपटॉप पर शादी के वीडियोस देख रही थी जब विल लिव के लिए स्पीच दे रहा था। गुस्से में आकर वो अपना बनाया हुआ सारा खाना फेंक देती है और विल के सारे कपड़े निकाल कर बाहर में आग लगा देती है। फिर कुछ ही देर में वो घर आ जाता है लेकिन लिव उसे अंदर आने नहीं देती और वो दरवाजे के नीचे से 2 हनीमून का टिकट्स अपनी पत्नी को देखकर खुश करने की कोशिश करता है और विल अपनी पत्नी को बहुत समझाता है कि उससे बहुत बड़ी गलती हो गई, उसके लाइफ में लिव के अलावा कोई और लड़की नहीं चाहिए। और आखिर में लिव विल की बातों में आ जाती है और दोनों गले लगते हैं। इसके बाद हमें वही 9 महीने बाद का रोड ट्रिप वाला सीन दिखाया जाता है। दोनों हनीमून एंजॉय करने के लिए निकले हैं और दोनों काफी खुश भी हैं, बजाय इसके कि दोनों के बीच काफी कुछ हो चुका है। दोनों एक सेल्फी लेते हैं, उसके बाद जाते हैं कैफे खाना खाने के लिए और आगे के ट्रिप का वो प्लानिंग करने लगते हैं। विल लिव की माँ कैरल के बारे में बात करने लगता है कि तुम्हारी माँ बहुत ज्यादा सख्त है, जिस पर लिव कहती है कि अगर पति चीट करते हुए पकड़ा जाए तो वैसे भी रोमांटिक होने का मूड मर ही जाता है। 3 हफ्ते पहले लिव अपने घर पर ट्रिप की प्लानिंग कर रही थी, तभी वो अपने पति का लैपटॉप यूज करने लगती है और ईमेल चेक करती है और उसे पता चलता है कि उसके पति का कारा नाम की लड़की के साथ अफेयर चल रहा है और उसके पति का एक सेक्स वीडियो भी उसे देखने को मिलता है, जिसे देखकर वो हैरान हो जाती है। और जैसे ही विल आता है लिव तुरंत लैपटॉप छुपा देती है और उसका पति उसे गुलदस्ता देता है और लिव ज्यादा रिएक्ट नहीं करती और विल उसे एक नेकलेस भी देता है। अब कहानी प्रेजेंट में आती है। दोनों को हनीमून में देखते हैं और दोनों एक पहाड़ के किनारे आते हैं। विल को ऊंचाइयों से डर लगता है लेकिन उसकी पत्नी उसे किनारे तक आने में मदद करती है। लेकिन लिव का तो कुछ और ही प्लान था। वो अपने पति
को नीचे धक्का देकर मारने की सोच रही थी, लेकिन तभी उन्हें एक औरत की आवाज सुनाई देती है जो मदद मांग रही थी और फिर वो सोचने लगती है कि आखिर वो अपने पति को कैसे मारेगी। अगले दिन सभी लोग राफ्टिंग के लिए निकलते हैं और कुछ समय के बाद बहाव बहुत ज्यादा तेज होने लगते हैं और लिव अपने पति को डूबते हुए देखती है और वो अपने पति की मदद भी नहीं कर रही थी, लेकिन फिर वो अपने पति को ऊपर आने में मदद करती है, लेकिन वो भी नीचे गिर जाती है। पर दोनों किसी तरह जिंदा बच जाते हैं। इसके लिए दोनों बहुत खुश हैं क्योंकि उन लोगों की जान बच गई। दोनों ड्रिंक कर रहे होते हैं और वहाँ विल अपने बारे में बता रहा होता है कि जब वो 7 साल का था तो वो एक चिड़िया को मारकर अपने फ्रीजर में रखता था और उसे अपने दिल की बात कहता था कि वो क्या करना चाहता है, क्या बनना चाहता है। फिर आखिर में उसे बोर्डिंग स्कूल भेज दिया गया और कुछ दिनों के बाद उसे एक पैकेज मिलता है जिसमें वही मरा हुआ चिड़िया था और उसके पापा का लिखा हुआ नोट भी था कि किसी भी जानवर के मौत के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। दोनों बहुत ज्यादा ड्रिंक करते हैं और कमरे में आकर इंटीमेट होने लगते हैं। तभी फोन बजता है और विल काम का बहाना देकर बाहर चला जाता है। बाहर जाकर विल अपनी गर्लफ्रेंड कारा को कॉल करता है और उसे कह रहा होता है कि अगर मेरी पत्नी कॉल उठा लेती तो क्या होता, तुम थोड़ा इंतजार नहीं कर सकती, मैं भी तुम्हें यहाँ बहुत मिस कर रहा हूँ। और लिव ये सारी बातें सुन लेती है। विल अपनी पत्नी से झूठ कहता है कि बॉनी का फोन था, वो हमेशा काम को लेकर मुझे स्ट्रेस देते रहती है। अब दोनों पति और पत्नी हनीमून ट्रिप के लिए आगे बढ़ते हैं और ऐसा लगता है कि लिव अपने पति से बदला लेने का सोच रही है, लेकिन तभी वहां पर उनकी नजर कारा पर पड़ती है जिसे देखकर विल हैरान रह जाता है और विल अपनी पत्नी को कारा से मिलाता है और उसे बताता है कि ये मेरे साथ काम करती है। कारा लिव को गले लगाती है और कारा उन दोनों को अपने पति गार्थ से मिलाती है। गार्थ कह रहा होता है कि हम सामने के नदी तक जा रहे हैं और उन दोनों से कहता है उन्हें ज्वाइन करने के लिए, लेकिन विल उन दोनों से कहता है कि आप लोग आगे बढ़िए। लिव अपने पति से बात करने जाती है और उसे पूछती है कि पहले तो तुमसे कभी कारा का नाम नहीं सुना, जिस पर विल कहता है कि वो मेरी जूनियर है, मैं उसे ज्यादा बात नहीं करता। लिव पूछने लगती है कि हम उन दोनों के साथ क्यों नहीं जा रहे, कोई और वजह है क्या। लिव का शक और ना बढ़े इसीलिए विल उसकी बात मान जाता है और फिर वो सभी चले जाते हैं हाइकिंग के लिए। चारों एक साथ जंगल के तरफ बढ़ते हैं और जैसे ही वो लोग एक ब्रिज को पार कर रहे थे, लिव देखती है कि कारा विल के साथ बातें कर रही थी। लिव गार्ड के साथ बात करने लगती है और उसे कहती है कि तुम्हारे पत्नी ने कभी तुमसे विल के बारे में कुछ बताया। गार्ड कहता है थोड़ा बहुत और वो कह रहा होता है कि वो एक कारपेंटर है, इसीलिए कारा के पेरेंट्स शादी के लिए मान नहीं रहे थे। लिव भी बता देती है कि हमारे भी पेरेंट्स शादी के लिए मान नहीं रहे थे, बस फैमिली डिफरेंस के वजह से, क्लास का डिफरेंस, पैसे का डिफरेंस। अब कहानी जाती है 2 हफ्ते पहले। लिव कारा के बारे में सोशल मीडिया पर देख रही थी और अगले ही दिन से वो उसे फॉलो करने लगती है। वो कारा को नेल सैलून में देखती है और वहाँ काम कर रही लड़की से कहती है कि मुझे भी वैसा ही डिजाइन चाहिए जो उसने कराया। लिव की माँ उसे कॉल करती है और उसे कहती है कि ये मेरा चौथा कॉल है, सब कुछ ठीक तो है, तुम फोन क्यों नहीं उठा रही। जिस पर लिव कहती है यहाँ सब कुछ ठीक है, लेकिन उसकी माँ कहती है कि तुम मुझसे झूठ नहीं कह सकती, विल में कुछ बदलाव आया है क्या। और वो उसे समझाती है कि अगर तुम्हारा पति तुम्हें धोखा दे रहा है तो समय आ गया है, घर वापस आ जाओ और उसे डिवोर्स दे दो। लेकिन लिव कहती है कि मैं उसे डिवोर्स नहीं दे रही। लिव के पड़ोसी ऐश उसे समझा रही होती है कि अगर वो अपने पति को छोड़ना चाहती है तो छोड़ सकती है, क्योंकि लिव एक ब्रिटिश है और उसके लिए अमेरिका में यहाँ सारे लड़के मर रहे हैं। लेकिन लिव कहती है प्रॉब्लम तो यही है कि मैं अपने पति से बहुत प्यार करती हूँ। फिर लिव क्लब में कारा को देखती है और वो कहती है कि वो औरत काफी खूबसूरत है, जिस पर ऐश कहती है तुम्हारी जितनी नहीं। फिर दोनों लड़कियां जाकर डांस करने लगती हैं, लेकिन लिव की नजर जाती है कारा पर और तभी उसे उसके पति का मैसेज आता है, कहता है कि वो आज घर नहीं आने वाला, वो काम में बिजी है। इसीलिए लिव तुरंत क्लब से निकल आती है क्योंकि कारा भी घर जा रही थी और वो उसे जाते हुए देखती है। फिर वो कारा का पीछा करती है और उसे कहते हुए सुनती है कि 1 बजे मैं तुमसे लॉबी में मिलूंगी। कारा के जाते ही लिव उस औरत का लॉकर चेक करती है और वहां उसे उस औरत का अंडरगारमेंट देखने को मिलता है। लेकिन इससे पहले कारा विल के होटल पहुंच पाती, लिव अपने पति से मिलने के लिए होटल चली जाती है और उन दोनों को गले लगते हुए देखकर कारा वापस अपने घर चली आती है। अब प्रेजेंट में हम चारों को देखते हैं हाइकिंग करते हुए और दोनों कपल एक दूसरे के बारे में बात कर रहे होते हैं और पूछ रहे होते हैं कि आखिर वो दोनों कैसे एक दूसरे से मिले। लिव बता रही होती है कि वो पहले एक वेट्रेस थी और तभी उसकी मुलाकात विल से हुई। फिर आखिर में वो सभी नदी के किनारे पहुंच जाते हैं और सुंदर से नजारे का मजा लेते हैं। थोड़ी देर वहां बैठने के बाद कारा स्विमिंग के लिए जाना चाहती थी, लेकिन उसे कपड़े बदलते हुए देखकर विल झाड़ियों में चला जाता है टॉयलेट करने या फिर कुछ और करने, लेकिन उसका ध्यान तो कारा पे था और वो गिर जाता है। कारा और गार्थ उसे उठने में मदद करते हैं और लिव को तो जैसे फर्क ही नहीं पड़ता, वो तो बस कारा का चेहरा देख रही थी कि आखिर उसे कैसा लग रहा है। विल के पैर में चोट लगी है ये देखकर वो चारों 2 मील दूर आ गए हैं और यहाँ किसी के फोन में नेटवर्क नहीं है,
इसीलिए किसी को वापस जाना होगा मदद बुलाने के लिए। लिव कहती है वो जाएगी कारा के साथ, लेकिन विल उसे रोकने की कोशिश करता है क्योंकि ये जगह सुरक्षित नहीं है, लेकिन दोनों मदद मांगने के लिए निकल जाते हैं। कारा लिव से कह रही होती है ये सब मेरी गलती है, तुम मुझसे नफरत कर रही होगी। लिव उससे पूछती है मैं तुमसे नफरत क्यों करूंगी। लिव उस लड़की को बातों में उलझाने की कोशिश करती है ताकि वो कबूल कर ले कि उसका विल के साथ अफेयर चल रहा है, लेकिन कारा उसे कुछ नहीं बताती। आखिर में कारा कहती है कि विल तुम्हारे बारे में बहुत बात करता है और कहता है तुम एक अच्छी वाइफ हो, और वो लिव की भी तारीफ करती है ये कहते हुए कि ऐसी औरतें बहुत कम होती है जो अपने पति के लिए अपना करियर छोड़ दे। कुछ समय के बाद कारा को लगने लगता है कि शायद वो दोनों भटक चुके हैं, लेकिन लिव खुद को शांत रखती है और कहती है कि मैं इतना तो समझ गई हूँ कि कभी भी कुछ भी सही नहीं रहता। लेकिन आखिर में वो सही रास्ता ढूंढ लेती है और विल को मदद मिल जाती है। गार्थ और कारा अपने रास्ते चले जाते हैं और विल और लिव जब अपने गाड़ी को ढूंढते हुए आते हैं तो उन्हें उनकी गाड़ी नहीं मिल रही थी। तब विल को याद आता है कि चाबी तो उसने गाड़ी में ही छोड़ दिया था, मतलब कि किसी ने गाड़ी चुरा लिया, और इसीलिए कोई और ऑप्शन ना होने की वजह से उन्हें कारा और गार्थ के साथ जाना पड़ता है। किस्मत से वो चारों एक ही होटल में रुके थे जहां वो सभी पहले ठहरे हुए थे। विल अपनी पत्नी से कह रहा होता है कुछ कहने के लिए, चाहे वो गुस्सा करना चाहती है तो चिल्ला सकती है, क्योंकि वो जानता है कि लिव इस हॉलीडे को प्लान करने में कितनी मेहनत की है, और वादा करता है कि वो सारा सामान वापस लेकर आएगा। लिव अपने पति का ख्याल रख रही थी क्योंकि उसके पैर में चोट लगी है, और वो खुद को काफी लकी मानता है कि लिव उसकी वाइफ है। गार्थ उनके कमरे में आता है कपड़े लेकर, क्योंकि उन दोनों की गाड़ी चोरी हो जाने की वजह से उनका सामान भी चोरी हो गया, इसीलिए विल और लिव के पास अब कपड़े भी नहीं हैं। कारा लिव को अपना ड्रेस पहनने के लिए देती है, लेकिन लिव को कारा का ड्रेस उतना पसंद नहीं आता, और कारा कहने लगती है कि मैं तो हमेशा ही ऐसे ही चमकदार कपड़े पहनती हूँ और मेकअप लगा के ही रहती हूँ, क्योंकि मेरी माँ ने मुझे ऐसा ही सिखाया है, मर्दों के सामने प्रेजेंटेबल बन के रहना। लिव को ये सोच काफी घटिया लगती है और कारा को वो समझाती है कि गार्थ अच्छा इंसान है, तुम उसके सामने रियल रहने की कोशिश करोगी तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कारा कहती है मुझे पता है, लेकिन वो थोड़ा जिद्दी है। ऐसा समझ लो कि जब वो नया कार खरीद कर घर आता है तो वो उसे सजाने में लग जाता है। लिव कारा को समझाती है कि तुम कोई कार नहीं हो, ना कोई तुम सामान हो। वो उसे पूछती है क्या तुम्हें कोई ऐसा मिला है जिसके साथ तुम जैसी हो वैसी रह सकती हो। कारा कहती है शायद। फिर दोनों लड़कियां तैयार होकर नीचे लॉबी में जाते हैं जहां दोनों के पति उनका इंतजार कर रहे थे। गार्थ सोचता है कि चारों को एक साथ डिनर करना चाहिए, लेकिन विल अपनी पत्नी के साथ अकेले में डिनर करना चाहता है। डिनर के समय विल काफी गुस्से में था और लिव उठकर चली जाती है। कारा लिव से पूछती है कि क्या हुआ, सब कुछ ठीक तो है, लेकिन लिव काफी इमोशनल होकर कहती है सब कुछ ठीक है। लिव के चेहरे को देखकर समझ जाती है कि उसे सब कुछ पता चल गया है, और इसीलिए वो लिव से माफी मांग लेती है और लिव उसे गले लगा लेती है। फिर वो अपने कमरे में आती है तो उसका पति उसे पूछने लगता है कि तुम्हारे और कारा के बीच आखिर चल क्या रहा है, तुम दोनों सहेलियां कब से बन गई, वो भी एक ही दिन में। फिर बात आगे बढ़ने लगती है और दोनों में झगड़ा होने लगता है। विल कहने लगता है कि तुम मुझे याद दिलाने का एक मौका नहीं छोड़ती कि मुझसे उस रात गलती हो गई थी। लिव कहने लगती है कि मैं हमेशा भुलाने की कोशिश करती थी, लेकिन तुमने मुझे कभी नहीं बताया कि आखिर उस रात तुमने ऐसा क्यों किया। विल गुस्से में कह देता है कि लिव अपनी घटिया लाइफ छोड़कर विल से शादी कर ली, जिसे सुनकर लिव हैरान हो जाती है कि उसका पति उसके बारे में ऐसा सोचता है। वो कहती है कि अगर तुम्हें ऐसा ही लगता है तो तुम मुझे छोड़ क्यों नहीं देते, और वो उसके ऊपर वाइन का ग्लास फेंक देती है। विल वहां से चला जाता है ये कहकर कि तुम्हें मेडिकल हेल्प की जरूरत है। रात में विल बहुत ज्यादा ड्रिंक कर रहा था और उसे कारा मिलती है। आधी रात में जब लिव को होश आता है तो वो अपने पति को ढूंढने लगती है। वो अपने पति को कॉल लगाती है, लेकिन वो फोन ही नहीं उठा रहा था, और उसे विल का फोन कमरे में ही मिल जाता है। उसका मैसेज वो चेक करती है, पता चलता है कि विल और कारा रात 1 बजे वाटरफॉल के पास मिलने वाले हैं। ये देखकर तुरंत वो वाटरफॉल जाने के लिए निकलती है इतने भारी बारिश में, और वाटरफॉल के पास वो किसी को लाल जैकेट पहना हुआ देखती है और गुस्से में जाकर वो उसको धक्का दे देती है और वो नीचे गिर जाता है। हम फिर एक फ्लैशबैक में देखते हैं जब विल लिव की माँ को इम्प्रेस करने की कोशिश करना चाह रहा था और वो उनसे लिव का हाथ मांगने की तैयारी कर रहा था, और विल इस वजह से बहुत ज्यादा परेशान था और इसी चीज को लेकर लिव हंसते ही रहती है। विल उसे कहता है कि वो उसकी माँ के सामने लिव को प्रपोज करना चाहता है। ये सुनकर लिव बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। अब कहानी आती है प्रेजेंट में, जब लिव को अपने होटल रूम में होश आता है और पिछले रात जो कुछ भी हुआ उसके बारे में वो सोच रही थी कि वो किसी को तो वाटरफॉल से धक्का दी थी,
थी और उसे लग रहा था कि विल मर चुका है, इसलिए जितना भी वो सबूत है कमरे में पड़ा हुआ था उसे वो मिटाने की कोशिश करती है जिससे लोगों को शक न हो कि लिव ने ही अपने पति को मारा। वो सबको साफ कर देती है और प्रैक्टिस करने लगती है कि आखिर वो क्या झूठी कहानी बनाएगी। तभी उसके दरवाजे पर दस्तक होती है और ये कोई और नहीं बल्कि विल है, जिसे देखकर वो चौंक जाती है। वो दौड़ते हुए जाकर खुद को बाथरूम में बंद कर लेती है और विल उसे दरवाजा खोलने के लिए कह रहा था, जिसके बाद वो लिव से माफी मांगने लगता है और लिव बाहर आती है और विल उससे कहता है कि कल रात मैं रिक्रिएशन रूम में सो गया था। ये सुनकर लिव सोच रही होती है तो वो जिसे धक्का दी थी वो कौन थी। कल रात दोनों के बीच में जो झगड़ा हुआ था उसके लिए विल माफी मांगता है और लिव भी सॉरी कहती है कि उन्हें हद पार नहीं करना चाहिए था। दोनों गले लगते हैं और होटल से चेकआउट करने के लिए निकलते हैं और विल के कहने पर होटल की मैनेजर वेगस जाने के लिए उन दोनों को एक गाड़ी देने का इंतजाम भी कर देती है। वो ये भी कहती है विजिटर बुक में अपना कमेंट या फीडबैक लिख देने के लिए। बिल जाकर मैनेजर से कहता है अगर आपको मेरी लाल रंग की जैकेट मिलती है तो उसे रख लीजिएगा। ये सुनकर लिव अनकंफर्टेबल महसूस करती है क्योंकि वो जिसे धक्का दी थी वो भी लाल रंग का जैकेट पहना हुआ था। बाहर लिव और विल गार्ड को देखते हैं जो काफी परेशान था क्योंकि कारा उसका फोन नहीं उठा रही थी और वो दोनों से पूछता है क्या उन्होंने कारा को देखा। वो कहीं नहीं दिख रही। लिव को समझ आ जाता है कि वो जिसे धक्का दी थी वो कारा थी। गार्ड लिव से कहता है एक बार उसे कॉल करके देखने, लेकिन कॉल सीधा कारा के वॉइसमेल में चला जाता है। गार्ड को अभी भी ऐसा लग रहा था कि जैसे उसकी पत्नी जॉगिंग करने के लिए कहीं चली गई है। लिव अपने पति से पूछती है क्या उसे पता है कि कारा गार्ड को छोड़ने के बारे में सोच रही थी। तभी गार्ड अपने कमरे से कारा का पासपोर्ट लेकर निकलता है, मतलब कि वो अपने साथ कुछ भी लेकर नहीं गई, वो भागने का प्लानिंग तो नहीं कर रही थी। विल अपने बॉस बॉनी को कॉल करके पूछता है कि कारा से उसकी बात हुई कि नहीं, जिस पर बॉनी कहती है नहीं। विल उसे बताता है कि वो अपनी पत्नी के साथ हॉलीडे मनाने के लिए आया था और किस्मत से वहाँ कारा भी अपने पति के साथ आई थी छुट्टी बनाने के लिए, लेकिन कल रात से वो गायब है। बॉनी की मदद से एक रेस्क्यू टीम को भेजा जाता है और उस औरत को ढूंढने के लिए हर जगह अनाउंसमेंट कर दिया जाता है कि कारा मिसिंग है। इसके बाद रेंजर कुछ टीम को लेकर निकलती है जंगल में कारा को ढूंढने के लिए और बड़े ही होशियारी से लिव विल के पैर को ठीक करने के लिए बहाना देकर अपना गिरा हुआ नेकलेस उठा लेती है ताकि उस पर कोई शक न करे। तभी कुत्ते भौंकने लगते हैं और एक रेंजर से पता चलता है कि एक लड़की की बॉडी की शिनाख्त हुई है और ये सुनकर विल घबराने लगता है कि कहीं कारा मर तो नहीं गई। थोड़ी देर के बाद उन्हें पता चलता है कि कारा मरी नहीं है बल्कि उसकी हालत बहुत ही नाजुक है। इसके बाद तीनों हॉस्पिटल जाने के लिए निकलते हैं और वहाँ वो कारा को आईसीयू में देखते हैं, वो भी बहुत बुरी हालत में। लिव बहुत डरी हुई थी कि कहीं उसका पोल न खुल जाए। साथ साथ वो ये भी देखती है कि उसका पति भी बहुत घबराया हुआ था। एक नर्स वहाँ आती है और बताती है कि कारा को ट्रोमैटिक ब्रेन इंजरी हुआ है, यानी कि उसकी याददाश्त भी जा सकती है। गार्थ और विल के बाहर जाने के बाद लिव कारा से कहती है सॉरी ये सब कुछ तुम्हारे साथ हुआ। कारा कहती है इसमें तुम्हारी गलती नहीं है। उसके बाद लिव होटल कॉल करके होटल मैनेजर से कहती है कारा के लिए एक गुलदस्ता रेडी करके रखने। उसके बाद वो अपना दिमाग फ्रेश करने के लिए बाहर निकल जाती है जॉगिंग करने और वो दौड़ते हुए होटल पहुंचती है और वो दूर से ही गार्ड को देखती है जो बिल्कुल टूट जाता है क्योंकि कारा अब मर चुकी है। ये सबसे लिव भी बहुत ज्यादा घबरा जाती है और रोते हुए वो अपनी माँ को कॉल करती है जो अपने दोस्त के साथ बिंगो गेम खेल रही थी और लिव अपनी माँ से कहती है कि उसके साथ कुछ तो बुरा हुआ है, लेकिन लिव अपनी माँ को कुछ भी नहीं बताती, जिस पर कैरल बहुत गुस्सा हो जाती है कि दूसरे देश में जाने के बाद वो इस हालत में उसे कॉल कर रही है, लेकिन लिव उसे कुछ बताने को राजी ही नहीं है। उसकी माँ उसे समझाती है जो कुछ भी हुआ है उसे सही किया जा सकता है। होटल में पुलिस सभी से पूछताछ कर रही होती है और विल अपने पत्नी को लेकर बाहर जाता है बात करने और वो लिव को सब कुछ सच सच बता देता है कि उसका कारा के साथ अफेयर चल रहा था, लेकिन वो बस एक रात की बात थी और अगर ये पुलिस को पता चल गया तो उन लोगों को यही लगेगा कि विल ने ही कारा को मारा है और उसी ने कारा को आखिरी बार देखा कल रात। लेकिन वो कहता है कि वो होटल में था और वो अपनी पत्नी से भीख मांगता है उसकी मदद करने के लिए ताकि वो उसके लिए झूठ बोले। लिव हंसने लगती है और लिव अपने पति से पूछती है तो इसका मतलब कि रात में कारा तुम्हारे साथ थी। विल कहने लगता है कि रात में कारा का गार्ड के साथ झगड़ा हो गया था, इसलिए वो मेरे पास आई थी और हम लोगों ने सिर्फ बातें की, उससे ज्यादा कुछ नहीं। फिर एक रेंजर बाहर आती है और उनसे कहती है अंदर चलने के लिए पूछताछ करनी है। विल बताता है कि वो और कारा एक साथ काम किया करते थे और वो पुलिस से झूठ कहता है कि कल पूरी रात वो अपनी पत्नी के साथ था कमरे में और लिव भी अपने पति का साथ देती है इस झूठ में।
एक बार में दोनों होते हैं और लिव अपने पति से कह रही होती है कि तुम्हें दूसरी लड़कियों के साथ मुंह मारना बंद करना होगा, वरना मैं पुलिस को जाकर सब कुछ बता दूंगी। तब विल बताने लगता है कि वो कैसे पहली बार कारा से मिला और वो हमेशा विल को देखकर हिंट देती थी कि उसे क्या चाहिए। फिर एक रात उनके बीच वो हुआ जो नहीं होना चाहिए था। लिव सोचती है कि पता नहीं उसके पति को नींद कैसे आती होगी ये सब करने के बाद। बहुत ज्यादा वो ड्रिंक कर रही थी और वो सोचती है कि कारा सच्चा प्यार तो विल से ही करती थी। तभी वहाँ वो वेट्रेस को कारा की तरह देखने लगती है और वो भागते हुए बाहर निकल आती है और एक दूसरे क्लब में जाकर डांस करने लगती है, लेकिन वहाँ भी कारा उसे हर जगह नजर आ रही थी। इसीलिए वो और पीती है और जब उसे होश आता है तो उसके सामने चर्च के फादर होते हैं और लिव उनके सामने कबूल करती है कि मैंने किसी को मार डाला है और मुझे मौत मिलनी चाहिए, मुझे जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। लेकिन फादर उसे समझाते हैं कि तुम खुद को चोट पहुंचा रही हो, क्या तुम सच में उस औरत को मारना चाहती थी? लिव सिर हिलाकर ना कहती है। फादर उसे कहते हैं तो बस ये सिर्फ एक हादसा था। फादर की बात मानकर वो बस यही बड़बड़ाते रहती है कि ये हादसा था। अब हनीमून खत्म करने के बाद दोनों वापस न्यूयॉर्क आ जाते हैं और सब कुछ भुलाकर मूव ऑन करने की कोशिश करते हैं, लेकिन विल को अभी भी इस बात का डर है कि कहीं उसकी पत्नी पुलिस को सच न बता दे। बॉनी कारा के याद में एक पार्टी रखती है और उस पार्टी में विल और लिव दोनों जाते हैं और बॉनी उन दोनों से पूछती है कि आखिरी बार तुम दोनों ने ही उसे देखा था और वो सोचती है कि कारा अपनी आखिरी वक्त पर बहुत मजे कर रही होगी, लेकिन किसी की तो बुरी नजर उस पर थी, इसलिए वो मर गई। बॉनी कारा के याद में कुछ शब्द कहती है और बताती है कि पहले तो उसे वो औरत बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी, लेकिन धीरे धीरे बॉनी कारा को पसंद करने लगी क्योंकि उसे समझ आ गया था कि कारा बहुत फनी है, स्मार्ट है और जिंदा दिल है। विल लिव को बाहर लेकर आता है और उसे बताता है कि पुलिस को पता चला है कि कारा को किसी ने धक्का दिया था, मतलब कि कारा का मर्डर हुआ है। और ये सुनकर लिव बहुत ज्यादा घबराने लगती है, ये सोचकर कि कहीं वो फंस न जाए, लेकिन तब भी वो अपने पति के सामने यही दिखाने की कोशिश करती है कि वो विल के वजह से फंसना नहीं चाहती, इसलिए वो सारे चीजों को फिर से ट्रैक करेंगे कि उनसे क्या गलती हुई थी। लिव अपने पति से कहती है अपना मोबाइल में सब कुछ डिलीट कर देना और अगर कारा के लैपटॉप में भी कुछ है जिससे जैसे कि ईमेल जिससे शक बढ़ सकता है, सब कुछ डिलीट करना होगा। लिव अपने पति से पूछती है क्या तुमने कभी कारा को कोई गिफ्ट दिया है, जिस पर वो कहता है मैंने बस उसे एक चाबी दी थी, वो भी अपने ही अपार्टमेंट का जहाँ वो दोनों रहते हैं। ये सबसे लिव और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है कि हमें वो चाबी ढूंढना पड़ेगा। लिव कारा के जिम जाती है और उसके लॉकर को चेक करती है, लेकिन वहाँ उसे कुछ भी नहीं मिलता। विल ऑफिस जाकर कारा का कंप्यूटर चेक करने वाला था, लेकिन तभी बॉनी उसे होश आ जाता है जो अभी भी पिछले रात के हैंगओवर में है। बॉनी कारा के कंप्यूटर को ऑन देखकर विल से पूछती है क्या तुमने उस कंप्यूटर को ऑन किया, जिस पर वो कहता है मैंने कंप्यूटर पे हाथ नहीं दिया। विल बॉनी को ऐसा कहता है कि तुम्हें फिलहाल नहाने की जरूरत है, इसलिए बॉनी वहां से चली जाती है और उसके जाते ही विल कारा के लैपटॉप से सब कुछ डिलीट करने लगता है, जैसे कि ईमेल, उसे भी वो खोल कर देखता है और सारा मैसेज डिलीट कर देता है। उसके बाद विल और लिव जाते हैं गार्थ से मिलने के लिए और उसका घर का पूरा सामान बिखरा पड़ा था। गार्थ उन दोनों से पूछता है कि तुम्हें तो पता चल ही गया होगा कि कारा का मर्डर हुआ है और अब तुम दोनों के घर भी पुलिस आएगी पूछताछ करने के लिए। लिव गार्थ के लिए चिकन सूप बनाकर लाई है और विल और गार्थ सूप गर्म करने के लिए किचन में चले जाते हैं और मौका देखकर बाथरूम जाने के बहाने लिव दोनों के बेडरूम में चली जाती है और चीजों को चेक करने लगती है और खुद को आईने में देखकर वो पहचान ही नहीं पा रही थी कि आखिर वो क्या से क्या बन गई। वो कारा का कबर्ड भी खोलकर चेक करने लगती है, लेकिन तभी वहां पर गार्थ आ जाता है और लिव उसे झूठ कहती है मैं तो बस कारा का दिया हुआ कपड़ा लौटाने के लिए आई थी। गार्थ सोचता है कि अब कारा अपना कपड़ा लेकर करेगी क्या। फिर दोनों घर के बाहर आते हैं और देखते हैं कि लिव को उनके घर का चाबी मिल गया और विल को लग रहा था कि लिव उसके लिए इतना कुछ कर रही है, इसलिए वो उसे थैंक यू कहता है। तभी उन्हें डिटेक्टिव रॉलिंस और डिटेक्टिव वाइजमैन मिलते हैं जो बताते हैं कि वो न्यूयॉर्क में कारा के केस को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं और वो उन दोनों को पुलिस स्टेशन बुलाते हैं पूछताछ के लिए। रॉलिंस लिव से पूछती है कि आपका कारा के साथ क्या रिलेशनशिप था, जिस पर वो कहती है कि कारा मेरे पति की कलीग थी। हॉलीडे के समय वो दोनों दोस्त बन गए और हॉलीडे से पहले लिव कारा से कभी नहीं मिली थी, ना ही उसके बारे में कुछ सुनी थी, लेकिन एक विटनेस ने बताया था कि होटल के लॉबी में दोनों कसकर गले लगे थे। विल के भी स्टेटमेंट को सुनकर डिटेक्टिव संतुष्ट हो जाती है, लेकिन फिर भी उसे एक चीज खटक रही थी कि आखिर न्यूयॉर्क से 3000 किलोमीटर दूर एक जगह पर विल अपने कलीग से मिलता है, ये कोई इत्तेफाक तो नहीं हो सकता। इत्तेफाक सिर्फ इतना ही नहीं था, इत्तेफाक ये भी था कि दोनों एक ही होटल में रुके हुए थे, जिस पर विल कहानी बनाने लगता है कि कारा अपने इंस्टाग्राम पर वीडियो डालने के लिए हमेशा नए नए जगह पर पहुंच जाती थी लोगों से बराबरी करने के लिए। डिटेक्टिव कहती है इसका मतलब वो आपका पीछा कर रही थी। विल कहता है ऐसा नहीं है, वो बस नए जगह को एक्सपीरियंस करना चाहती थी। दोनों के जाने के बाद डिटेक्टिव को दोनों पर शक हो रहा था क्योंकि दो लोगों की कहानी इतनी भी ज्यादा मेल नहीं खा सकती। लिव अपने घर
घर आती है तो वो अपने पड़ोसी ऐश से मिलती है और दोनों ड्रिंक करते हैं। और ट्रिप के दौरान जो कुछ भी हुआ लिव ऐश को बता रही थी और ऐश कहती है कि विल तुझे बिल्कुल डिजर्व नहीं करता। लिव जैसे ही ऐश के कंधे पर सर रखकर सोती है, ऐश और लिव एक दूसरे को किस करने लगते हैं और ऐश उसे कहती है तुम दुखी मत रहना, तुम दुनिया में सारी खुशी डिजर्व करती हो। अगले दिन दोनों डिटेक्टिव पहुंच जाते हैं बॉनी से पूछताछ करने के लिए क्योंकि कारा उसकी एम्प्लॉय थी और वो उसे पूछती है कि वो अपने आखिरी वक्त पर इतनी खुश क्यों थी, किसकी वजह से थी और अगर दुखी थी तो किसके वजह से थी। बॉनी बताती है कि चाहे कारा अपने काम में कितनी भी देरी हो जाए, कारा ऑफिस से सीधे जिम चली जाती थी क्योंकि वहां उसे सुकून मिलता था। इसके बाद दोनों डिटेक्टिव जिम पहुंच जाते हैं और वहां उन दोनों को सीसीटीवी रिकॉर्डिंग में लिव देखने को मिल जाती है और उन्हें समझ आ जाता है कि लिव उन दोनों से झूठ बोल रही थी। लिव के घर में उसकी माँ कैरल पहुंच जाती है और गार्थ के घर में दोनों डिटेक्टिव पहुंचकर कारा के मर्डर के इल्जाम में उसे गिरफ्तार कर लेते हैं। कैरल अपने बेटी के लिए बहुत टेंशन ले रही थी, इसीलिए वो उससे मिलने के लिए आ गई। दूसरी तरफ गार्थ को पुलिस पकड़ के ले जाती है। विल काफी टेंशन में लग रहा था ये सोचकर कि अगर लिव की माँ को पता सब कुछ चल गया तो क्या होगा, और वो अपनी पत्नी लिव से पूछता है क्या तुमने अपनी माँ को सब कुछ बता दिया है क्या, जिस पर लिव कहती है कि कारा के डेथ के बारे में उन्हें पता है। विल लिव से कहता है कि हमें बस नाटक करना होगा तुम्हारी माँ को ये दिखाने के लिए कि हमारे बीच में सब कुछ ठीक है और उनके जाने के बाद हम दोनों अपनी लाइफ फिर से उसी तरह जीने लगेंगे। बाहर आकर दोनों नाटक करने लगते हैं और लिव की माँ पहली बार यहाँ आई है इसीलिए उस खुशी में वो सभी शैंपेन पीते हैं। कैरल बताती है कि वो यहाँ बस एक हफ्ते के लिए ही आई है। दोनों डिटेक्टिव गार्ड से पूछताछ करने लगते हैं और उसके फिटनेस के बारे में उसे पूछते हैं, जिस पर वो बताता है कि वो बॉक्सिंग करता है और उसकी पत्नी भी फिट रहना काफी पसंद करती है। और डिटेक्टिव उन्हें दिखाते हैं कि कारा के जिम वाले लॉकर से क्या क्या मिला, $40,000, कुछ ID प्रूफ और ये भी पता चला है कि कारा रहने के लिए दूसरा जगह ढूंढ रही थी। डिटेक्टिव कहने लगती है कि उसे लगता है गार्थ या तो झूठ बोल रहा है या तो वो इतना बड़ा बेवकूफ है जो ये नहीं समझ पाया कि दोनों एक साथ रहकर भी अलग अलग रिलेशनशिप में थे। कैरल को पिछले रात अच्छे से नींद नहीं आई क्योंकि सामने के रास्ते पर 24 घंटे गाड़ी जो चलते रहती है और ये सोफा भी सोने लायक नहीं था, जिस पर लिव अपनी माँ से कहती है कि आपको विल के होटल में रहना चाहिए। और लिव अपनी माँ से पूछती है कि अब आपको यकीन हो गया कि मेरे और विल के बीच में कोई प्रॉब्लम नहीं है। डिटेक्टिव रॉलिंस लिव को आकर बताती है कि उन्होंने गार्थ को अरेस्ट कर लिया है और डिटेक्टिव लिव को जिम वाला तस्वीर दिखाकर पूछती है कि आप वहां क्या कर रही थी क्योंकि आपने कहा कि आपने कारा को पहले कभी नहीं देखा, जिस पर लिव झूठ कहने लगती है कि मुझे नहीं पता था कि हम दोनों एक ही जिम में जाते हैं। लिव अपने पति को बता देती है कि डिटेक्टिव ने गार्थ को अरेस्ट कर लिया है। विल को यकीन नहीं हो रहा था कि ये सब के पीछे गार्थ हो सकता है और वो अपनी पत्नी को बताता है कि उस दिन गार्थ कारा को प्रपोज करने जा रहा था और उसने एक कीमती डायमंड रिंग भी खरीदा था, लेकिन कारा ने उसके प्रपोजल को ठुकरा दिया। लिव कहती है कि इस बारे में हमें पुलिस को बताना होगा, लेकिन विल कहता है कि पुलिस को हम पर अभी शक नहीं है और हमें इन सब चीजों में नहीं पड़ना चाहिए। विल जिस होटल में काम करता है उस होटल में लिव की माँ के लिए एक शानदार कमरा बुक किया जाता है और वहाँ पर विल की बॉस बॉनी आती है और वहाँ कैरल और वो बॉनी एक दूसरे से बातें करने लगते हैं, लेकिन बॉनी की असिस्टेंट मरीसा कहती है कि फिलहाल आपका शेड्यूल बिजी है इसीलिए वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। कैरल और लिव न्यूयॉर्क शहर घूमने के लिए निकलते हैं और कैरल बता रही होती है कि वो यहाँ अपने पति के साथ हनीमून मनाने के लिए आने वाली थी। फिर वो अपने पति की बुराई करने लगती है और कहती है चलो तुम्हारे लिए तो अच्छा हुआ, विल में ऐसी कोई कमी नहीं है। डिटेक्टिव अपने सस्पेक्ट लिस्ट में लिव का नाम भी जोड़ देती है। डिटेक्टिव वाइजमैन को एक लीड मिलती है एक फुटेज को देखकर, जिसमें कुछ विटनेस कारा को मर्डर वाली रात होटल से बाहर जाते हुए और रोते हुए देखे थे। इस बारे में दोनों डिटेक्टिव गार्ड से पूछताछ करते हैं कि आपने तो ऐसा कुछ हमें बताया ही नहीं और आपके मिनी बार से बहुत सारे ड्रिंक्स गायब थे, तो इसका मतलब यह है कि आप बहुत ड्रिंक कर रहे थे उस रात। और वाइजमैन कहता है अपना गुनाह कबूल कर लेने के लिए, लेकिन गार्थ अब किसी भी वकील के बिना एक शब्द नहीं कहने वाला। कैरल विल के ऑफिस में आती है और वहाँ उसे बॉनी मिलती है और वो दोनों बात करने लगते हैं और बॉनी विल की बहुत तारीफ भी करती है ये कहते हुए कि विल के बिना तो हमारी कंपनी मुसीबत में पड़ जाती, और कहती है कि विल यहाँ पर 16 घंटे काम करता है तो बाहर जाकर उसे समय ही नहीं मिलता होगा आपकी बेटी के साथ चीट करने के लिए, तो इसीलिए आपको बेफिक्र रहना चाहिए, विल अच्छा लड़का है। गार्थ लिव को कॉल करता है और उसे कहता है कि डिटेक्टिव मेरे बारे में जो कुछ भी कह रहे हैं ये सब झूठ है। वो कहता है मुझे पता है वो मुझे छोड़ना चाहती थी लेकिन मैं बस सच जानना चाहता था।
लिव ऐश को इग्नोर कर रही थी, लेकिन ऐश लिव से माफी मांगती है, पर लिव उसकी बात सुनती ही नहीं। डिटेक्टिव को पता चल जाता है कि गार्थ ने लिव को कॉल किया था। कैरल के कहने पर विल और लिव डिनर डेट पर जाते हैं और ये मौका देखकर कैरल विल के घर की तलाशी लेने लगती है। विल को एक बच्चा चाहिए, जिस पर लिव थोड़ी सी शॉक हो जाती है और विल कमिटमेंट के साथ खुद को बेहतर बनाना चाहता है, लेकिन लिव सोच रही होती है कि क्या उसका पति दोबारा से उसे जीतने की कोशिश कर रहा है। जब दोनों घर वापस लौट आते हैं तो आधी रात में उठकर लिव एक इंटरनेट कैफे चली जाती है। इंट्रोगेशन के दौरान डिटेक्टिव गार्ड से कहती है कि हमें पता चला है आपने कल किसे कॉल किया था, लगता है आपकी और लिव की अच्छी दोस्ती हो गई है। और फिर से वही डायमंड रिंग वो उसे दिखाते हैं जिससे वो कारा को प्रपोज किया था। सुबह के समय कैरल अपनी बेटी से मिलती है और अपनी बेटी से कहती है कि मुझे तुम दोनों के बीच सब कुछ साफ साफ दिख रहा है कि तुम दोनों कंफर्टेबल नहीं हो। और वो लिव को फोटोज दिखाती है जो उसे घर में छानबीन करते समय मिला, और ये उन लड़कियों की है जिससे विल का अफेयर चल रहा था। कैरल अपनी बेटी को समझाती है तुम उसे डिवोर्स दे दो, दोबारा से शुरुआत करो, इसमें तुम्हारा ही फायदा है। लिव अपनी माँ पर गुस्सा हो जाती है, कहती है कि आपको तो बहुत मजा आया होगा जब आपको ये सब पता चला होगा, ये सब करके आप मुझसे बदला ले रही हैं। क्योंकि उसका मानना है कि जब लिव 10 साल की थी तब उसी के कहने पर उसके पापा उसकी मम्मी को छोड़कर चले गए, दोनों अलग हो गए। अब इसी बात को लेकर माँ बेटी में झगड़ा होने लगता है और कैरल ये तक कह देती है कि अगर तुमने नहीं बताया होता तो शायद तुम्हारे पापा नहीं गए होते, जिससे लिव थोड़ी सी अपसेट हो जाती है और वो फोटो नहीं देखना चाहती क्योंकि उसे तो सब कुछ पता ही है और वो विल को छोड़ना भी नहीं चाहती। डिटेक्टिव गार्ड से पूछ रहे होते हैं कि तुमने अपनी पूरी सैलरी लगाकर इस डायमंड रिंग को खरीदा, लेकिन बदले में तुम्हारी गर्लफ्रेंड ने तुम्हारे साथ क्या किया, तुम्हें ठुकरा दिया, तुम्हारा दिल तोड़ दिया और वो चली गई, और इसीलिए शायद तुम्हारे मन में ख्याल आया होगा कि अगर वो तुम्हारी नहीं हो सकती तो किसी की नहीं हो सकती, और तुमने उसे वाटरफॉल से धक्का दे दिया। गार्थ साफ साफ कह देता है कि वो अपनी गर्लफ्रेंड को नहीं मार सकता। लिव ऐश से मिलने जाती है और इग्नोर करने को लेकर उसे माफी मांगती है। ऐश लिव से कहती है कि जिस सिचुएशन में तू है कभी मैं भी हुआ करती थी और मैं दुश्मन को भी नहीं चाहती कि वो ऐसे सिचुएशन में फंसे। कैरल फोटोज पुलिस को देने की बात करती है, इसलिए लिव तुरंत अपनी माँ को कॉल करती है और कैरल अपनी बेटी से कहती है कि मैं तुम्हें बचाने की कोशिश कर रही हूँ। लिव अपनी माँ से मिलने जाती है और अपनी माँ की बात मान जाती है कि दोनों लंदन चले जाएंगे। घर दोनों बैठकर ड्रिंक करते हैं और कैरल अपनी बेटी से कहती है कि विल को अपने हाल पर छोड़ दो, वो जो डिजर्व करता है उसे वही मिलेगा। फिर आखिर में लिव अपनी माँ से कहती है अकेले एयरपोर्ट चले जाने के लिए, जिस पर कैरल नाराज हो जाती है क्योंकि दोनों जाने वाले थे। कैरल कहती है मैं फिर भी विल को नहीं छोड़ूंगी, मैं पुलिस को जाकर सब कुछ बता दूंगी। तब लिव रोने लगती है और कहती है सच बताने से विल का कुछ भी नहीं होगा। कैरल समझ जाती है कि उसकी बेटी ने ही कारा को मारा है, लेकिन फिर भी कैरल अपनी बेटी से कहती है बुराई तुम में नहीं तुम्हारे पति में है, उसी ने ये सब किया है। फिर आखिर में कैरल वापस लंदन चली जाती है। लिव जब अपने घर आती है तो अपने पति को वही तस्वीर दिखाती है और उसे पूछती है कि ये कौन सी लड़की है तस्वीर में। विल बता देता है ये मरीसा है, वही लड़की जो बॉनी की असिस्टेंट है और कारा की बेस्ट फ्रेंड। विल माफी मांगता है और कहता है मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। बिल्कुल पहले की तरह वो गिड़गिड़ाने लगता है और कहता है कि मैं अभी भी एक बच्चा चाहता हूँ। गुस्से में लिव अपना वाइन ग्लास तोड़ देती है और तभी उनके घर में गार्थ घुस आता है और वो दोनों को झगड़ते हुए देख लेता है, लेकिन दोनों किसी तरह गार्थ को समझा बुझाकर अंदर ले जाते हैं खाना खिलाने के लिए। गार्थ बंदूक निकाल लेता है और लिव से कहता है कि तुमने मेरे ऊपर पुलिस बुलाई और मेरे बारे में पुलिस को उल्टा सीधा कहा, और उसे भी अब ऐसा लगने लगा है कि लिव दिखती कुछ और है और करती कुछ और। गार्थ लिव से पूछता है कि उस रात कारा ने तुमसे क्या कहा था, वो किसके साथ किसके यहाँ जाने वाली थी। विल अपनी पत्नी को बचाने के लिए कबूल कर लेता है कि वो और कारा एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में थे। गुस्से में गार्थ विल के साथ लड़ने लगता है और उसे बेहोश कर देता है। फिर वो लिव का गला दबाने लगता है और कहता है मुझे समझ आ गया है, विल ने ही कारा को मारा है। और अपनी जान बचाने के लिए लिव अपनी माँ का दिया हुआ एक शोपीस उठाकर गार्थ के सिर पर हमला करती है और वहीं उसका काम तमाम कर देती है। अब लिव को पुलिस स्टेशन बुलाया जाता है जहां दोनों डिटेक्टिव उसे पूछताछ करते हैं और डिटेक्टिव उसे पूछती है कि गार्थ तुम्हारे घर पर क्यों आया था, उसे तो रिहाई मिल गई थी। डिटेक्टिव उसे बताती है कि गार्थ पर आपका एक हमला ही जानलेवा था, लेकिन उसके बाद भी आपने उस पर 4 बार वार किया, ऐसा क्यों। लिव कहती है क्योंकि वो मुझे मार डालता। दोनों डिटेक्टिव ये समझ लेते हैं कि शायद लिव ने गार्थ को सेल्फ डिफेंस में मार डाला और इसकी इजाजत तो कोर्ट ऑफ लॉ भी देता है, इसीलिए वो लिव को जाने देते हैं और सोच रहे होते हैं कि बेचारी लड़की किस झमेले में फंस गई। हाँ वो तो पता है कितनी बेचारी है। खैर लिव का पति उसके लिए इंतजार कर रहा था इतनी देर तक। फिर दोनों घर आते हैं और लिव अकेले ही अपने घर की साफ सफाई करने लगती है और अपने पति को भी इग्नोर कर रही थी।
जॉब से आने के बाद विल अपनी पत्नी को बताता है कि उसने ट्रांसफर के लिए अप्लाई किया है और वो दोनों वापस लंदन जाने वाले हैं अपने पेरेंट्स के पास। विल समझाने की कोशिश करता है कि शादी को बचाना है तो हमें यहाँ से जाना ही होगा एक नई शुरुआत करने के लिए, लेकिन लिव कहती है कि उसे डिवोर्स चाहिए। वहां से निकलने के बाद वो अपनी पड़ोसी ऐश से मिलती है और दोनों ड्रिंक करते हैं, जिसके बाद लिव ऐश के घर में खुलकर डांस करती है और दोनों एक दूसरे को किस भी करते हैं। जब शाम को वो घर आती है तो वो अपने पति से कहती है कि हमें डिवोर्स की तैयारी करनी चाहिए, लेकिन विल लिव को नहीं छोड़ना चाहता। लिव उसे बता देती है कि वो इतनी देर तक ऐश के साथ थी और दोनों बहुत करीब आ गए थे, लेकिन विल ये सफर यकीन नहीं कर पा रहा था। लिव उसे कहती है क्यों, तुम्हें क्या लगा कि तुम ही ये सब कर सकते हो, मैं नहीं कर सकती। वो अपने पति से कहती है कि शादी में बचाने जैसा अब है ही क्या, एहसान करो, हम दोनों को अलग हो जाना चाहिए। और वो कहती है कि उसे अफसोस है कि जब उसे पहले मौका मिला था तो वो विल को छोड़ कर नहीं गई। विल अपनी पत्नी को धमकाता है और कहता है तो मैं जाकर पुलिस को बता दूंगा कि तुम गार्थ को मारना चाहती थी, ये कोई सेल्फ डिफेंस नहीं था और वो डिवोर्स के लिए तैयार नहीं है। अगले दिन वो सभी लंदन जाने के लिए तैयार हैं और घर का सारा सामान भी पैकिंग होना शुरू हो चुका था। तभी लिव को बॉनी की असिस्टेंट मरीसा का कॉल आता है और लिव होटल पहुंचती है क्योंकि सारे एम्प्लॉयज मिलकर विल को फेयरवेल देना चाहते थे। बॉनी विल को समझाने की कोशिश करती है कि अगर तुम लोगों पर हमला हुआ है तो अपार्टमेंट बदल लो, दूसरे देश में जाकर पूरी जिंदगी बदलने की क्या जरूरत है। लेकिन फिर भी दोनों अपना मन बना चुके हैं और बॉनी की बात नहीं मानते और विल कहता है कि वो एक बेबी का प्लानिंग कर रहा है। बॉनी को ऐसा लगता है कि जैसे लिव और विल के बीच कुछ तो बदल सा गया है। तभी लिव वहां पर स्पीच देने लगती है और अपने पति की बहुत तारीफ करती है, लेकिन विल बहुत घबराने लगता है कि कहीं उसकी बीवी कुछ ज्यादा ना बोल दे। लेकिन शुक्र है कि लिव का स्पीच ज्यादा लंबा नहीं होता। मरीसा लिव के सामने कबूल कर लेती है कि उसके और विल का अफेयर चल रहा था, लेकिन उसे दुख है कि उसने लिव के बारे में कभी नहीं सोचा कि उसे कैसा लगेगा। लिव को मरीसा से बात करते देखकर विल को काफी गुस्सा आता है और अपनी पत्नी से कहता है घर चलने के लिए। लिव कारा के कब्र के पास जाती है और उसके बाद वो अपने घर आकर अपने लैपटॉप पर कुछ देखने लगती है। अगले दिन लिव देखता है कि उसकी पत्नी सारा सामान पैक कर चुकी है और वहाँ विल रोने लगता है क्योंकि गार्थ जब लिव को मारने वाला था तो वो अपनी बीवी को नहीं बचा पाया और वो अपनी पत्नी से कहता है मैं कोई बुरा इंसान नहीं हूँ, लेकिन उसे नहीं पता है कि ये सारी बातें उसकी पत्नी रिकॉर्ड कर रही थी। इसके बाद दोनों एयरपोर्ट पहुंच जाते हैं, लेकिन तभी वहाँ एक ऑफिसर आकर उन्हें थोड़ी देर के लिए अंदर चलने के लिए कहते हैं। फिर वहाँ दोनों डिटेक्टिव आते हैं और बताते हैं कि हमें कल एक वीडियो मिली है और उस वीडियो में विल और कारा का सेक्स वीडियो था। ये देखकर लिव नाटक करने लगती है जैसे वो इस वीडियो को पहली बार देख रही हो। वो बहुत शॉक में थी और विल का तो बुरा हाल था, उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो बुरा फंसेगा। इसके बाद दोनों डिटेक्टिव उसे अरेस्ट करके ले जाते हैं और उसके जाते ही लिव के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है जैसे वो आजाद हो गई हो। इंट्रोगेशन के समय विल को एक वकील दिया जाता है और विल डिटेक्टिव से कहता है कि इस वीडियो में मैं नहीं हूँ और मुझे फंसाया जा रहा है और पूछता है कि अगर मैं इस वीडियो में हूँ भी तो इससे साबित क्या हो जाता है, कुछ भी नहीं। डिटेक्टिव रॉलिंस कहती है कि शुरू से लेकर अब तक आपने हमें गुमराह किया है और इस छोटी सी बात को लेकर आपको जेल भेजा जा सकता है। तब विल कबूल कर लेता है कि वो इस वीडियो में है और वो कारा के साथ रिलेशनशिप में भी था, लेकिन उसने कारा को नहीं मारा। फिर दोनों डिटेक्टिव लिव को इंट्रोगेशन के लिए बुलाते हैं और उसे बहुत दिलासा देने की कोशिश करते हैं। कहते हैं कि आपके साथ जो हुआ बहुत बुरा हुआ, आप बहुत ही लॉयल वाइफ हैं और ऐसा पति आप डिजर्व नहीं करती। हमें पता है कि विल आपको चोट पहुंचा रहा है और आप बस झूठ बोलकर उसका साथ दे रही थी उसे बचाने के लिए। लिव फिर बताने लगती है कि उस रात आखिर हुआ क्या था। वो कहती है उस रात विल बहुत समय तक कमरे के बाहर था और जब वो वापस लौटा तो वो मुझसे नजर ही नहीं मिला पा रहा था, जैसे वो वहाँ हो ही नहीं। उसकी टी शर्ट भीगी हुई थी इसीलिए वो नहा कर सो गया। डिटेक्टिव को लगता है कि शायद बारिश हो रही होगी इसीलिए शर्ट भीग गया था और उन दोनों को लगता है कि जब कारा की डेथ की न्यूज दोनों को पता चली तो विल ने लिव से कहा होगा झूठ बोलने के लिए ताकि वो फंसे नहीं, लेकिन विल का लॉयर कहता है कि ये सारी बातें सर्कमस्टेंशियल है, इससे कुछ भी प्रूफ नहीं होता कि विल ने ही मर्डर किया है। फिर डिटेक्टिव वहाँ पर एक लाल जैकेट निकालती है जिसके सिर्फ कुछ ही टुकड़े बचे हैं। ये जैकेट असली में विल का है और ये जैकेट वही मर्डर सीन पर मिला था, इसीलिए ये बहुत ही बड़ा स्ट्रॉन्ग एविडेंस है कि कारा का मर्डर विल नहीं किया है। दोनों डिटेक्टिव लिव के लिए बहुत ही बुरा फील कर रहे थे ये सोच करके कि दूसरे देश में रहकर कितना कुछ सहना पड़ रहा है। रॉलिंस लिव से कहती है हमारी नजर फिर भी आप पर रहेगी। अब कहानी जाती है 3 महीने के बाद। हम सेंट्रल पार्क में लिव और ऐश को देखते हैं टहलते हुए। तभी लिव को जेल से कॉल आता है और वो जेल जाती है अपने पति विल से मिलने के लिए और उसे बस उम्मीद का सहारा चाहिए और वो अपनी पत्नी से पूछता है क्या तुम मेरा इंतजार करोगी बाहर आने तक, जिस पर लिव हंसती है। विल कहता
कहता है तुम्हें पता है मैंने उसे नहीं मारा बल्कि तुमने कारा को मारा है। ये सुनते ही लिव शॉक हो जाती है। विल कहता है मैंने बहुत सोचा, फिर मुझे याद आया गार्थ को मारने से पहले तुमने उसे कहा था आई एम सॉरी। और अब उसे सब कुछ समझ आ गया है कि उस ट्रिप के दौरान लिव को पहले से ही पता था कारा और विल के बारे में। और वो अपनी पत्नी से पूछता है कि तुमने आखिर ऐसा क्यों किया, तुमने मुझे बर्बाद क्यों किया, मैंने तो ये सब बंद कर दिया था। लिव कहती है क्योंकि तुम्हें सबक सिखाना जरूरी था। विल अपनी पत्नी को फंसाने की पूरी कोशिश करेगा क्योंकि वो जेल के अंदर रहकर भी प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर, लॉयर सब कुछ हायर कर सकता है। लेकिन लिव कहने लगती है कि वो प्रेग्नेंट है और वो अपने पति से कहती है कि तुम्हें यही चाहिए था ना, एक बच्चा। विल को समझ आ गया है कि वो इस जेल से नहीं निकल सकता और वो अपनी पत्नी से पूछता है कि तुमने कारा को क्यों मारा। लिव कहती है क्योंकि मुझे लगा कि वो तुम थे। विल अपनी पत्नी पर गुस्से में हमला करने की कोशिश करता है और उसे पूछता है तुम आखिर हो कौन। लिव कहती है वही जो तुमने मुझे बना दिया है। कुछ समय के बाद हम देखते हैं कि लिव फाइनली अपने नॉवल पर काम खत्म करती है और उस नॉवल में वो उसी इंसिडेंट के बारे में लिखती है जो उस हनीमून ट्रिप में उनके साथ हुआ, उसी मर्डर के बारे में। और वो खुद को मर्डरर बताती है और अपने किताब का नाम रखती है विल्डरनेस, जो कि इस शो का भी नाम है। नॉवल का एक कॉपी वो अपनी माँ को भिजवाती है। लिव इसके बाद उसी वाटरफॉल के पास जाती है जहाँ से वो कारा को धक्का दी थी और एक रेंजर वहाँ आकर लिव को सावधान कर देता है संभल कर रहने के लिए, क्योंकि वैसे भी एक लड़की यहाँ से नीचे गिर कर मर चुकी है। लिव उस आदमी पर गुस्सा हो जाती है और कहने लगती है कि तुम्हें तो लगता होगा कि औरतों को अपना ख्याल रखना आता ही नहीं है, तुम जैसे मर्दों की वजह से ही हम औरतें भेड़िए बन जाते हैं। और इसी के साथ द विल्डरनेस सीरीज यहीं पर खत्म हो जाती है। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।